हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, सेफ हैं अपने घरों में और स्वस्थ हैं। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक रहने वाला है कोलबर्ग मॉडल डेवलपमेंट, यानी कि कोलबर्ग का नैतिक विकास। तो ये जो थ्योरी है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, चाहे वो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या आपके अगर कोई कोर्स ओरिएंटेड कोई एग्जाम्स हैं, तो ये थ्योरी और मतलब काफी जो लर्निंग थ्योरीज हैं उनमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको खूब अच्छे से समझ पाएं। तो हमारा टॉपिक है कोलबर्ग मॉडल डेवलपमेंट। तो कोलबर्ग मॉडल डेवलपमेंट, पहले हम कोलबर्ग को जानते हैं कि कोलबर्ग कौन थे। तो कोलबर्ग का पूरा नाम था लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या था? लॉरेंस कोलबर्ग। और वो न्यूयॉर्क सिटी के रहने वाले थे। कहाँ? न्यूयॉर्क सिटी के वो रहने वाले थे। और उन्होंने काम क्या किया? पूरा नाम जान लिया, कहाँ से थे, साइकोलॉजिस्ट थे, ये पता लग गया। अब उन्होंने काम किया कि उन्होंने मोरालिटी यानी नैतिकता का कॉन्सेप्ट वो लेकर के आए कि नैतिकता क्या है, और मोरल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट वो लेकर के आए कि मोरल रीजनिंग यानी कि नैतिक तर्क शक्ति क्या होती है। ठीक है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। साथ ही मॉरल डिलेमा यानी कि जो नैतिक असमंजस होती है उसका कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए। और साथ ही साथ जो ये थ्योरी आज हम पढ़ रहे हैं ये कोलबर्ग द्वारा दी गई थी, और इस थ्योरी में इन्होंने मॉरल रीजनिंग के यानी कि नैतिक तर्क शक्ति के 3 लेवल दिए थे। ठीक है, और हर एक लेवल की 2 सब स्टेजेस है, यानी 3 लेवल हैं और उनकी 2 सब स्टेजेस हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। अब जानते हैं कोलबर्ग के बाद कि मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है। तो मॉरल डेवलपमेंट अगर हम सीधा बोले तो मॉरल डेवलपमेंट होता है नैतिक विकास। ठीक है, नैतिकता का विकास। अब नैतिक विकास होता क्या है? द वे इन विच वी डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। कि एक वो तरीका या ये वो विकास होता है जो हमें मदद करता है ये जानने में कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। इनके बीच में जो हमें अंतर सिखाती है वो होती है हमारी मॉरल डेवलपमेंट, या वो होती है हमारी मोरालिटी। अब इट शेप्स आवर एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स सोसाइटी। अब हम सभी सोशल एनिमल हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल। तो अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो उसके जो कानून हैं, जो उसके नॉर्म्स हैं, सोसाइटी की जो रिचुअल्स हैं, जो आइडिया बिलीफ्स हैं, अब उनको फॉलो करना और उनकी तरफ जो हमारा एटीट्यूड डेवलप करता है वो हमारा मोरालिटी होती है। वो हमारी कि हम किस नजरिए से अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं या उनको देखते हैं, या क्या हमारा एटीट्यूड है या क्या हमारा बिहेवियर है अपनी सोसाइटी के लोगों की तरफ। ये होती है मॉरल डेवलपमेंट। और हमने जाना कोलबर्ग। अब शुरू करते हैं कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। तो अब कोलबर्ग जी ने अपनी थ्योरी को प्रेजेंट करने के लिए उनके पास कुछ तो एविडेंसेस होने चाहिए, कुछ उनके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो उस बेस को बनाने के लिए और लोगों की अलग अलग एज ग्रुप के लोगों की मोरालिटी जानने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उन्होंने एक चीज डेवलप करी जो थी मॉरल डिलेमा। ठीक है, मॉरल डिलेमा का कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया। किन्होंने? कोलबर्ग जी ने डेवलप किया। और मॉरल डिलेमा का मतलब क्या होता है? नैतिक असमंजस या नैतिक दुविधा। ठीक है, तो डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जैसे हम बोल सकते हैं आगे कुआ पीछे खाई। मतलब कि आप एक स्टेप आगे लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम होगी, पीछे लेते हो तो भी प्रॉब्लम होगी, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसका कोई एक पॉजिटिव सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, तो ये होती है डिलेमा। तो अब मॉरल डिलेमा का उन्होंने एक एग्जांपल प्रेजेंट किया अलग अलग ग्रुप के लोगों के सामने। ठीक है, तो फिर उस बेसिस पे जैसे जैसे लोगों ने जवाब दिए फिर उन्होंने उस बेसिस पे अपनी थ्योरी डेवलप कर दी। और जो आज हम मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें 3 लेवल और हर लेवल की 2 सब स्टेजेस हैं, वो इन्होंने इस हाइंस डिलेमा के बेस पर वो जो थ्योरी है वो डेवलप करी। तो हाइंस डिलेमा था क्या? हाइंस डिलेमा में ये था कि हाइंस एक इंसान था जिसकी वाइफ थी वो काफी बीमार थी। ये यूरोप का एक रहने वाला कपल था। तो यूरोप के इस कपल की जो वाइफ थी, हाइंस की जो वाइफ थी, उनको कैंसर था। ठीक है, और उनके लिए कोई दवाई नहीं मिल रही थी जो उनको क्योर कर सके। ठीक है, और एक ड्रगिस्ट के पास एक ड्रग मिल गया, यानी एक दवाई मिल गई जो कि उसकी वाइफ को क्योर कर सकती थी, उसको ठीक कर सकती थी। लेकिन वो जो दवाई थी वो ड्रगिस्ट उस दवाई को उसके 10 टाइम्स कॉस्ट पे बेच रहा था, यानी 10 गुना जो उसका मूल्य था उसके 10 गुना मूल्य पर उस दवाई को वो बेच रहा था। तो अब हाइंस के पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसको अपनी वाइफ को क्योर करना है, ठीक करना है, तो उसे वो दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन हाइंस के पास पैसे नहीं है। हाइंस के पास उसने अपने पड़ोसियों से मांग के, रिश्तेदारों से मांगे, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए। तो उसके बाद उन्होंने उस ड्रगिस्ट को दिए वो पैसे। तो ड्रगिस्ट बोला मुझे तो पूरा 10 गुना पैसा चाहिए। तो हाइंस ने उससे रिक्वेस्ट करी, उसको प्लीड किया कि प्लीज दे दो, मैं जैसे तैसे जब होंगे मेरे पास मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन उस ड्रगिस्ट ने उसकी बात नहीं मानी, उसको दवाई नहीं दी। रात हो गई, हाइंस वेट करता रहा, वो अपनी ड्रग स्टोर बंद करके चला गया। अब उसके बाद रात को हाइंस के मन में विचार आता है कि अगर तुम दवाई नहीं लेकर के गए तो तुम्हारी वाइफ मर जाएगी। ठीक है, वो ठीक नहीं हो पाएगी और दवाई लेने के पैसे भी नहीं है मेरे पास। मैंने रिक्वेस्ट भी कर ली, जितने भी पॉसिबल सिचुएशंस थी, पॉसिबल जो भी वो कर सकता था उसके लिए पॉसिबल था, उसने सब कुछ किया, लेकिन ड्रगिस्ट नहीं माना। तो अब हाइंस के मन में क्या विचार आता है? उसके मन में यह आइडिया आता है कि अब कोई है नहीं, रात का समय मैं चोरी कर लेता हूँ वो ड्रग। ठीक है, मैं वो दवाई को, उस ड्रग को चोरी कर लेता हूँ। लेकिन फिर हाइंस सोचता है कि अगर मैंने चोरी करी तो ये अगेंस्ट द लॉ है, मुझे जेल हो सकती है। फिर वो सोचता है कोई नहीं, मैं जेल में चला जाऊंगा लेकिन मेरी वाइफ तो बच जाएगी। तो ये हाइंस के लिए डिलेमा की सिचुएशन थी, यानी वो चोरी करे तो फंसे, चोरी ना करे तो उसकी वाइफ मर जाए। तो ये डिलेमा की सिचुएशन है।
तो इस हाइंस डिलेमा को, हाइंस की सिचुएशन को कोहलबर्ग जी ने अलग अलग ग्रुप ऑफ एज के लोगों के सामने प्रेजेंट किया और उनसे ये सवाल किए कि शुड हाइंस स्टील द ड्रग, कि क्या हाइंस को वो जो ड्रग है, वो दवाई है, वो चोरी कर लेनी चाहिए, और अगर कर लेनी चाहिए तो वाई, क्यों करनी चाहिए, एंड अगर नहीं करनी चाहिए तो वाई नॉट, क्यों नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उनसे वैलिड रीजंस मांगे। तो जब उन्होंने अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से ये क्वेश्चंस पूछे, ये डिलेमा सुना करके, तो सबके अलग अलग विचार थे और उन विचारों के बेसिस पर कोहलबर्ग जी ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी निकाली, जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जो कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो पहले लेवल से शुरू करते हैं। तो लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी को हिंदी में कहा जाता है पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था। ठीक है, कि जो रूढ़िगत अवस्था से पहले की जो अवस्था होती है उसको पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था कहा जाता है, यानी प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। अब इसके अंदर 2 स्टेजेस हैं। ठीक है, और 2 स्टेजेस है ऑर्डर, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। सेकंड स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अब ये जो स्टेज होती है, ये जो लेवल होती है जिसके 2 स्टेजेस हैं, इसकी उम्र होती है 4 से 10 वर्ष। यानी ये जो चीजें पाई जाती हैं, ये वाली जो मोरालिटी है ये पाई जाती है 4 से 10 वर्ष के बच्चों के अंदर। ठीक है, तो इसकी पहली स्टेज है ऑर्डर या फिर ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है ऑर्डर एंड पनिशमेंट या ओबीडियंस एंड पनिशमेंट भी बोला जाता है, और हिंदी में इसको कहा जाता है दंड और आज्ञा पालन की अवस्था। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो सिर्फ इसलिए अच्छे काम करता है या वो इसलिए मॉरली राइट दिखने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पनिशमेंट से बचना होता है, या वो ओबीडियंट दिखना चाहता है कि मैं सबकी आज्ञा का पालन करता हूं और मुझे दंड की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा दंड से बचने की कोशिश करता है, इसलिए अच्छे काम करता है। जैसे कि जो बच्चा है इस स्टेज में उसकी जो मॉरल डेवलपमेंट होती है, जो उसका नैतिक विकास होता है इस अवस्था में बच्चे का, वो सबसे कम होता है। कौन सी स्टेज में? फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जैसे मैंने बताया था कि हर स्टेज के बच्चों से कोहलबर्ग ने हाइंस डिलेमा का एक क्वेश्चन पूछा था, तो उस सवाल का उत्तर इस स्टेज के बच्चों ने क्या दिया कि हाइंस को चोरी नहीं करना चाहिए ड्रग। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हाइंस को क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी। जैसे कि हमने बताया कि इस स्टेज में ओबीडियंस और ऑर्डर फॉलो करता है, किस लिए? ताकि पनिशमेंट से बच सके। ठीक है, तो इसलिए उसको ऑर्डर को या जो भी लॉज हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और वो जो ड्रग है उसको नहीं चोरी करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली उसको पनिशमेंट मिल जाएगी, वो जेल में चला जाएगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज जो कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट है, यानी दंड और आज्ञा पालन की अवस्था। अब आते स्टेज 2 पर। लेवल 1 की स्टेज 2 है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इंडिविजुअलिज्म यानी होता है आत्म अभिरुचि, यानी अपने काम करवाना, सेल्फ सेंटर्ड रहना, ईगो सेंट्रिक रहना, और प्रतिफल अभिमुखता, यानी कि बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। अगर मैं तुम्हारी पीठ खुजा रहा हूं तो तुम भी बदले में मेरी पीठ खुजाओगे। ठीक है, इस स्टेज में ये होता है। इस स्टेज को स्टेज ऑफ टिट फॉर टैट भी कहा जाता है, कि जैसे को तैसा, तुम जैसा मेरे साथ करोगे, अगर तुमने अपने बर्थडे पे मुझे टॉफी दी तो मैं भी अपने बर्थडे पे तुम्हें उतनी ही टॉफी दूंगा जितने मुझे, अगर तुम अपने बर्थडे पे मुझे साथ में टॉफी बंटवाने लेके गए तो मैं भी तुम्हें अपने बर्थडे पे टॉफी बंटवाने लेके जाऊंगा। ये स्टेज होती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, सेकंड स्टेज ऑफ लेवल 1। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो फेवर या रिवॉर्ड मांगता है इन रिटर्न, वो बदले में चाहता है कि मुझे, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ अच्छे क्लास में, तो मैम मेरे को कोई रिवॉर्ड दे, मैम मेरे को शाबाशी दे, मेरे लिए क्लैपिंग कराए। ठीक है, और इसको स्टेज ऑफ टिट फॉर टैट कहा जाता है। और इसमें जो बच्चा होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है, यानी वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मुझे कुछ मिले, और वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। अब इन्होंने हाइंस डिलेमा का क्या उत्तर दिया? इन्होंने कहा कि जो हाइंस है उसको चोरी कर लेनी चाहिए। अब क्यों चोरी कर लेनी चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो चोरी करेगा तो वो ड्रग उसकी वाइफ को क्योर करेगा, यानी अगर वो चोरी कर रहा है तो बदले में क्या हो रहा है? फेवर मिल रहा है ना, बदले में उसकी वाइफ क्योर हो रही है, उसकी वाइफ ठीक हो रही है। तो ये था हमारा लेवल 1 जो कि था प्री कन्वेंशनल मोरालिटी का, यानी पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था का। अब चलते हैं लेवल 2 पर। तो लेवल 2 है कन्वेंशनल मोरालिटी का। ठीक है, कन्वेंशनल मोरालिटी यानी रूढ़िगत नैतिकता। ठीक है, रूढ़िगत नैतिकता जिसका एज पीरियड है 10 से 13 वर्ष। ठीक है, 10 से 13 वर्ष के जो बच्चे आते हैं वो इस लेवल 2 के अंडर फॉल करते हैं, वो इसमें गिने जाते हैं। तो लेवल 2 की जो फर्स्ट स्टेज है, यानी कि अल्टीमेटली हमारी थर्ड स्टेज है, वो है गुड बॉय या गुड गर्ल की स्टेज। अब गुड बॉय या गुड गर्ल की स्टेज को कहा जाता है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की आशा, यानी कि वो सबकी नजरों में अच्छे दिखे, सब उनको कहे कि ये तो बहुत अच्छा लड़का है, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, यानी वो अपनी प्रेज चाहते हैं इस उम्र के बच्चे, इसलिए वो मॉरल दिखते हैं, इसलिए वो मोरालिटी को, नैतिकता को फॉलो करते हैं ताकि उन्हें गुड बॉय या गुड गर्ल कहा जा सके। अब इस स्टेज में वो म्यूचुअल रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। इस स्टेज को स्टेज ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप कहा जाता है कि आप मेरी तारीफ करो तभी मैं आपका कुछ करूंगा काम। ठीक है, तो ये होती है गुड बॉय गुड गर्ल। अब स्टेज में हाइंस डिलेमा का क्या उत्तर दिया बच्चों ने? उन्होंने कहा कि हाइंस शुड स्टील, हाइंस को चोरी कर लेनी चाहिए। अब क्यों कर लेनी चाहिए?
क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो चोरी करता है तो वो एक गुड हस्बैंड होगा, गुड पार्टनर होगा, अच्छा पति कहलाएगा वो। यानी कि इस स्टेज के बच्चों की जो मोरालिटी है, उनकी जो सोचने की शक्ति है, वो सिर्फ यहीं तक है कि अगर वो अच्छा गलत जो भी काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली उन्हें कहलवाना है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं एक अच्छा लड़का हूं, यहाँ पे हाइंस एक अच्छा पति कहलाएगा अगर वो चोरी कर लेगा और अपनी वाइफ को बचा लेगा तो। ठीक है, तो ये थी गुड बॉय गुड गर्ल की मोरालिटी। अब आते हैं हमारी फोर्थ स्टेज, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता। ठीक है, ये हमारी चौथी स्टेज है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो लॉ एंड ऑर्डर को यानी कानून और व्यवस्था को अच्छे से फॉलो करता है। वो उन कानूनों को अच्छे समझ के, वो सोचता ही नहीं है कि ये कानून अच्छे हैं या गलत हैं, वो सिर्फ उन कानूनों को फॉलो करता है, उन लॉज को फॉलो करता है। इसमें कहा गया है कि रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम डेवलप होती है, यानी जो हमारी सोसाइटी का सिस्टम है उसके लिए बच्चे के अंदर इज्जत जो है पैदा होती है। फोकसेस ऑन मेंटेनिंग द सिस्टम बाय फॉलोइंग द रूल्स, वो इस सोशल सिस्टम को जो एक व्यवस्था है उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, उसको चलाने की कोशिश करता है। कैसे? रूल्स को फॉलो करके, चाहे वो रूल्स उसके लिए बने हो या ना बने हो, वो हर एक रूल को फॉलो करता है ताकि सोशल सिस्टम बना रहे। और इस उम्र के बच्चों ने कहा कि जो हाइंस है उसको नहीं चोरी करनी चाहिए, उसको जो ड्रग है उसको स्टील नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ है। जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस है, जो हमारी कानून व्यवस्था है, ये उसके खिलाफ है। तो ये मोरालिटी थी किसकी? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन के लेवल के बच्चों की ये मोरालिटी थी कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये था हमारा लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी का, यानी कि रूढ़िगत नैतिकता का। अब चलते हैं लेवल 3 पर। हमारी थर्ड और आखिरी स्टेज मॉरल डेवलपमेंट की, इस स्टेज का नाम है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी यानी उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था। ठीक है, इस अवस्था का एज ग्रुप क्या होता है? 14 वर्ष से लेकर अडल्टहुड तक। ठीक है, इस एज का जो बच्चे होते हैं वो आते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, यानी वैसे हमारी फिफ्थ जो स्टेज है वो है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक समझौते की अवस्था। यानी इस स्टेज के जो लोग होते हैं, स्टेज के जो बच्चे या बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जो हमारे रूल्स और लॉज हैं उनके साथ कनेक्ट करने लगते हैं, उनके साथ एग्री करने लगते हैं। इससे पहले भी लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज थी, लेकिन उस वाली स्टेज में जो फॉलो करते हैं वो अंधाधुंध होकर के उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, उनका सोच विचार नहीं करते हैं। लेकिन इस अवस्था में आने के बाद, इस स्टेज में आने के बाद, फिफ्थ स्टेज में आने के बाद वो रूल्स और रेगुलेशन के साथ एग्री करने लगते हैं। ठीक है, उनको समझने लगते हैं। साथ में ये वाली जो स्टेज होती है, जो पांचवी हमारी स्टेज होती है, जो पांचवी अवस्था है सामाजिक समझौते की अवस्था, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी स्टेज में पाई जाती है। यानी जो नैतिकता का स्तर है वो सबसे ज्यादा इसी अवस्था में पाया जाता है। और इस जो अवस्था के बच्चे थे, उन्होंने, जो स्टेज के लोग थे, उन्होंने कहा कि हाइंस को चोरी करनी चाहिए, हाइंस को वो दवाई चुरानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरीवन हैज अ राइट टू लाइफ एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ हस्बैंड टू सेव हिज वाइफ। यानी कि इस स्टेज के लोगों ने कहा कि सबका अधिकार है। अब वो सारे रूल्स को मानते हैं, राइट्स को मानते हैं। अब उन्होंने कहा कि सबको अधिकार है जीने का, और हाइंस का भी ये कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को बचाए। ठीक है, ये हो गई हमारी फिफ्थ स्टेज। अब आती है हमारी छठी और आखिरी स्टेज। छठी स्टेज का नाम है यूनिवर्सल और कंसाइंस स्टेज। यूनिवर्सल और कंसाइंस स्टेज यानी सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था। ठीक है, यानी इस स्टेज में क्या करते हैं? इस स्टेज में आने के बाद जो लोग होते हैं उनके अंदर सभी के लिए एक रिस्पेक्ट, एक समानता, एक इक्वालिटी की भावना, नॉन वायलेंस की भावना, ठीक है, ये भावनाएं जाग जाती हैं और वो सभी की इज्जत, सबका सम्मान करने लगते हैं, इस स्तर के छात्र। ठीक है, अब इस स्तर के लोगों ने क्या उत्तर दिया? इस स्तर के लोगों ने कहा कि हाइंस को चोरी करनी नहीं चाहिए, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी वाइफ है। अगर वो उसकी वाइफ ना होती, अगर और भी कोई अनजान कोई भी एक ह्यूमन बीइंग होता, तो उसको उसकी मदद करनी चाहिए, उसको अपने विवेक, अपने कंसाइंस को फॉलो करना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए अपने विवेक की, और उसको लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उसको औरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। 3 लेवल्स हैं, 6 स्टेजेस हैं। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस कंटेंट, एंड प्लीज लेट मी नो आगे मैं कौन से टॉपिक पे बनाऊं दैट सीम्स इंपॉर्टेंट टू यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।